भर की जमा पूंजी लगाकर मास्टर रामरतन वर्मा ने मकान बनवाया था। सभी गुंजाइशों को मद्देनजर रखते हुए जो मकान 60,000 में बन जाना चाहिए था, उसमें होनहार और कारगुजार कारीगरों, राजमिस्त्रियों की बदौलत 1 लाख से ज्यादा खर्च हो गए थे, जिसके लिए पीएफ से भी पैसा निकालना पड़ा था और इधर उधर से भी कर्ज लेना पड़ा था। मकान बनवाते बनवाते कोई 100 बार मन में ख्याल आया था कि कहाँ फंस गए। शारीरिक मानसिक परेशानी, कष्ट, दौड़ भाग, तनाव तो ठीक है, पर अनअपेक्षित आर्थिक चोटें तो तोड़ डालती थी ना। कई बार जी में आता कि हो गया सो हो गया, जहां तक हो गया बस वहीं काम रोक दें और अपना खर्च निकलता हो तो जो ग्राहक मिले उसी को बेचकर छुट्टी पाए। लेकिन वहां ग्राहक मिलता कौन? शहर से 15 किलोमीटर दूर था मकान, जहां न सड़क, न पानी, न बिजली, न आबादी, और होता भी कोई ग्राहक तो कूद कर सामने थोड़ी आ जाता उनको दलदल से निकालने। वह भी तो पट्टा इंतजार करता कि देखें देखें मास्टर रामरतन वर्मा कहाँ तक बढ़ा पाते हैं काम। उन्हीं दिनों मास्टर साहब के इकलौते बेटे नवीन ने हायर सेकेंडरी पास की थी। उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होते होते रह गया था और पॉलीटेक्निक में हो गया था। पॉलीटेक्निक अपने शहर में था। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जयपुर जाना पड़ता और हॉस्टल में रहना पड़ता। बच्चा पसोपेश में था। एक दिन हिम्मत करके उसने पूछा, बाबूजी क्या करूं? मास्टर साहब को तो लग रहा था कि एक तरह से यह भी ठीक हुआ, मकान बन रहा है, इस समय हॉस्टल का खर्चा कैसे निकालते। उन्होंने कहा, भाई इंजीनियर तो इंजीनियर है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज क्या और पॉलीटेक्निक क्या, किताबें तो किताबें, कोर्स तो तकरीबन एक ही है। फिर तुमने प्रतिभा और लगन होगी तो बाद में MMIE भी कर सकते हो। दिल छोटा न करो, जाओ। नवीन चला तो गया पर खुश होकर नहीं। और 2-4 रोज बाद उसने अपने एक दोस्त से मास्टर साहब को कहलवाया, यदि 11,000 रुपये दे दिए जाएं तो अभी नवीन का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सकता है। उस जमाने में कैपिटेशन फीस का चलन आज की तरह आम, दिन दहाड़े और बेशर्मी पूर्ण नहीं था। मास्टर साहब इस प्रस्ताव पर विचार तो क्या करते, उन्होंने इसे अपने और नवीन के लिए अपमानजनक समझा और प्रस्ताव लाने वाले को डांटकर भगा दिया। नवीन ने पॉलीटेक्निक में ही प्रवेश ले लिया। बाद में 20 बार मास्टर रामरतन वर्मा को यह सारा प्रसंग याद आया है और याद आए हैं महाभारत के झूठे मक्कार आचार्य भीष्म, द्रोण, विदुर, कृप, और हर बार उनका कद जैसे कुछ सूद छोटा हो जाता रहा। बेटे के जीवन से उन्होंने ईंट चूने के नश्वर मकान को अधिक महत्व दिया। यह कोई छोटा पाप है? खैर, किसी तरह वह मकान बना। हालांकि वैसा तो नहीं जैसा मास्टर साहब ने सोचा था कि बड़ी सी स्टडी होगी, लाइब्रेरी सहित, बीच में खूब हवादार हॉल होगा, घर के चारों तरफ फूलों की क्यारियां और सब्जियों की बाड़ियां होंगी, आगे पीछे नीम के झूमते हुए पेड़ होंगे और अहाते में ही महादेव जी का एक छोटा सा मंदिर होगा, वगैरह वगैरह। पर जो भी था ठीक था। 3 कमरे, 1 रसोई, खुली छत और 3 तरफ काफी बड़ा अहाता। सूर्योदय, सूर्यास्त के रंगीन दृश्य, पंछियों की चहचहाहट, शुद्ध हवा और गहरी शांति, इसी की तो चाहत थी। बस रिटायरमेंट के बाद यहाँ रहेंगे, पूजा का पाठ करेंगे और शांति से लिखेंगे, पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। कब से उनका मन गीता की नई भाषा टीका लिखने का है। कुछ नोट्स भी ले रखे हैं। लगता है यह सपना रिटायरमेंट के बाद अपने घर में ही पूरा होगा। मास्टर रामरतन वर्मा साहित्य के भी रसिक पाठक थे। दुनिया की श्रेष्ठ साहित्य का उनके पास अपना चुनिंदा संग्रह था। बार बार पढ़ते थे और मुग्ध होते थे, खासकर कहानियां और कविताएं। हालांकि आधुनिक कविता समझने में और अब भी दिक्कत आती थी। कितने किराए के मकानों का मास्टर साहब का अनुभव अच्छा नहीं था। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जहां मकान मिलता वहीं कीचड़, कांदा, घिचपिच, गंदी गलियां, नालियों पर टट्टी फिरते बच्चे, चिचियाते सुअर, ऊंची आवाज में चीखते रेडियो और लड़ती हुई स्त्रियां, अकारण गाली बकते पुरुष। क्या कोई पढ़े लिखे? इस पर जब भी मकान मालिक दिखे उसे नमस्ते करो। जब तक वह बात करना चाहे उसके सामने हाथ बांधे खड़े रहो और अपने 4 जरूरी काम छोड़कर उसकी बेवकूफ़ी की बातें सुनो। खासकर पिछले मकान मालिक ने तो उन्हें बहुत ही तंग किया। वह जब चाहे आकर धमक जाता, हर कमरे में ताका झाकी करता, कागज किताब उठा उठा कर देखने लगता। यहाँ तक कि मेज पर कोई आई हुई या जाने वाली चिट्ठी पड़ी होती तो वह भी बिना पूछे उठा लेता और पढ़ने लगता।
उन दिनों मास्टर साहब विश्व साहित्य में से अपनी पसंद की 10-12 कहानियां एक रजिस्टर में उतार रहे थे। वे एक जगह मिलती नहीं और जब पढ़ने की तलब हो किताब ढूंढनी पड़ती। कहानियों के साथ ही मास्टर साहब उनकी समीक्षा जैसी भी लिखते जा रहे थे। यह कहानी मुझे क्यों अच्छी लगी वगैरह वगैरह। एक दिन मकान मालिक उनकी अनुपस्थिति में वह रजिस्टर पढ़ने लगा, ले गया और शाम को आया तो फटकारने लगा कि क्या फालतू के काम में टाइम वेस्ट करते रहते हो, इससे तो 4 ट्यूशन ही कर लो। देखो लोग कितना कमा रहे हैं। क्या यार मास्टर, तुम्हारा पढ़ना लिखना भी बेकार ही रहा। मैं टीचर होता तो आज की तारीख में कम से कम 2000 रुपया महीना कमा कर दिखा देता। खैर मास्टर साहब तो उससे के भी हमारी हैं ही। उसे बर्दाश्त करना असंभव न हो जाता तो कैसे मकान बनवाने की हिम्मत करते। इसलिए अंततः जब मकान बन गया तो ऐसी शांति मिली कि पूछो मत। जी करता है कि बस निहारते ही रहो घंटों अपने इस साकार स्वप्न को। मकान तैयार हो गया तो उसकी शुद्धि, यज्ञ, गृह प्रवेश और प्रीति भोज का संक्षिप्त कार्यक्रम भी करना ही पड़ा, जिसमें उनके समस्त सहकर्मी दूर से तकलीफ उठाकर भी सउत्साह आए। सब ने उनके साहस की प्रशंसा की, उनकी सुरुचि की दाद दी और उनके संचित पुण्य को सहारा। बधाइयों के बाद सुझावों की भी बारी आई। अब क्या करोगे इस मकान का? कैसे रहोगे इतनी दूर जंगल में अकेले? क्या किराए पर दोगे? लेकिन यह किराए पर भी लेने वाला कौन आएगा? कुछ नहीं जी, देखते देखते यहाँ भी आबादी हो जाएगी। और आधो ने कहा, अरे जैसे ही कोई किराएदार मिले किराए पर उठा दो, कर्ज का ब्याज भी निकलेगा और घर भी आबाद रहेगा। मकान सुनसान तो ना पड़ा रहेगा, और अगर सुनसान रहा तो लोग खिड़की, दरवाजे और ईंटें तक निकाल कर ले जाएंगे। आप जानते नहीं गांव वाले कितने बदमाश हो गए हैं आजकल। बाकी के आधे कह रहे थे किराए पर हरगिज मत देना। देना आसान होता है, खाली कराना मुश्किल। किराएदार दबा कर बैठ गया तो कहाँ फौजदारी करने जाओगे, बाल नोचते रह जाओगे। आजकल तो अदालतें भी किराएदारों का ही पक्ष लेती हैं। कोई शराबी कबाबी किराएदार आ गया तो अलग आफत। मास्टर साहब कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे। एक तरफ मकान मालिक होने का सुख भोगने का और हर माह किराए की रकम हाथ आने का लालच जोर मार रहा था। दूसरी तरफ किराएदार द्वारा तोड़फोड़ करने का या मकान दबा दिए जाने पर होने वाली मारपीट, मुकदमेबाजी में फंसने की आशंका से डर भी लगता था। इन दिनों उनकी पोस्टिंग पास के एक शहर में थी, इसलिए खुद रह नहीं सकते थे। तो काफी सोच विचार के बाद अंत में उन्होंने नवीन को बताया। वे अपने 1-2 दोस्तों के साथ इसी मकान में रहे। नवीन ने कहा कि इतनी दूर से रोज सुबह अपनी खड़खड़ साइकिल पर कॉलेज आते जाते उसके 1-2 पीरियड तो छूट ही जाएंगे। मास्टर साहब ने उसे नई साइकिल दिलवाने का लालच देकर किसी तरह राजी किया। नवीन अपने 2 नए दोस्तों के साथ रहने आ तो गया, पर 15 दिन भी वहां नहीं रहा। वहां लालटेन की रोशनी में पढ़ना पड़ता। लालटेन जलते ही ढेर सारे कीट पतंगे आ जाते। सुबह जल्दी उठना पड़ता, रात को डर भी लगता, और फिर दूर रहने के 1000 झंझट कि नमक भी खत्म हो जाए तो जाओ 15 किलोमीटर दूर। एक दिन तीनों दोस्त मकान में ताला लगाकर शहर की घनी बस्ती में कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। यहाँ से कॉलेज भी पास था और सिनेमा घर भी। फिर कुछ महीने मकान खाली पड़ा रहा और जैसे कि सहकर्मियों ने आशंका व्यक्त की थी, उसमें चोरियां होने लगी। हालांकि हफ्ते में एक बार नवीन जाकर देख संभाल आता था, पर वह हर समय तो मकान की रखवाली करने बैठा नहीं रह सकता था। पहली बार बाउंड्री वाल के गेट का ताला टूटा मिला, दूसरी बार लोहे का गेट टूटकर जमीन पर गिरा पड़ा मिला, फिर खिड़कियों के शीशे टूटे पाए गए तो कोई हैंडपंप तोड़ गया। कुछ दिनों बाद दीवार में एक मोखा बना मिला, जिसमें के भीतर घुसकर एक कुतिया ने ढेर सारे पिल्ले जन रखे थे। हो सकता है कि कोई आदमी है हो जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो, या आसपास के खेतों से काम करने वाले पानी पिए या छाया में सुस्ताने आ जाते हों और लापरवाही या पर पीड़न सुख में कुछ तोड़फोड़ कर जाते हों, या आवारा लौंडे हों या जानवर ही हों, जो हो, और नुकसान तो हो ही गया ना। मास्टर साहब महीने में एक बार नवीन को पैसे देने आते तो मकान को भी संभाल जाते, पर बार बार छोटे मोटे नुकसानों की मरम्मत कराना तो जैसे सिरदर्द होने लगा। जब भी आते नवीन की ही साइकिल पर पीछे बैठा कर ले जाता। एक बार आए तो नवीन ने बताया कि उस तरफ टेम्पो चलने लगे हैं। कहाँ के लिए? मास्टर साहब ने पूछा। आगे माखूपारा गांव तक जाते हैं। और लौटने के लिए? सड़क तक आकर थोड़ा खड़ा रहना पड़ता है और कुछ ना कुछ मिल जाता है। ट्रक भी चलते हैं। वैसे तो दूध वालों की मोटरसाइकिलें भी आती जाती हैं और वो भी बैठा लेते हैं तो 5 रुपए में, पर आप उस पर मत आना। क्यों?
आपसे बैठा नहीं जाएगा, दोनों तरफ टंकियां लगी रहती हैं। नवीन ने मानो कह दिया कि मैं आपको बैठाकर नहीं ले जाने वाला, अपनी व्यवस्था आप कीजिए। मास्टर साहब ने साइकिल की दुकान से एक किराए की साइकिल ली और पहुंच गए। देखा कि आसपास काफी सारे प्लॉट कट गए हैं और कुछ पर तो मकान बनना भी शुरू हो गया। पता चला कि आगे गांव में एक सरकारी कारखाना खुलने की मंजूरी मिल गई। जमीन वगैरह भी ले ली गई है, निर्माण शुरू होने वाला है। रास्ते पर लगे ये नीले पीले साइन बोर्ड उसी के हैं। जमीन इधर अब धड़ाधड़ बिक रही है और भाव रातों रात बढ़ रहे हैं। कुछ ही सालों में अच्छी आबादी भी हो जाएगी। मास्टर साहब को अच्छा लगा। यहाँ मकान बनाने का अपना निर्णय सूझबूझ भरा लगा। हालांकि इसमें उन्होंने क्या किया, फिर भी यूं ही छोटी सी एक खुशी। लेकिन लौटते समय रास्ते में साइकिल पंचर हो गई और उसे लादे लादे 5 किलोमीटर पैदल आना पड़ा। खूब थक गए। अब हर महीने जाकर मकान देखने का भी उत्साह नहीं होता। खाली पड़ा मकान भूतहा जैसा लगता। वहां जब तक रहते सारा समय चोरी और उचक्केपन के निशानात की तफ्तीश में ही बीता जाता। सुंदरता निहारने को समय ही नहीं बचता। बार बार यही सोचते कि इससे तो बाहर शहर में ही कहीं मकान मिल जाता, या घर बनवा लेते, या हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में किस्तों पर ले लेते। इतना पैसा इसमें घुसाकर आखिर उसका क्या रिटर्न मिल रहा है। चलो, उनसे इतनी चतुराई नहीं होती, पर बैंक में भी डाल देते तो कितना ब्याज मिलता। उनके रिटायर होने में भी अभी समय था। पता नहीं कब वास्तव में रहने आ पाएंगे यहाँ। हाँ, एक चीज जरूर अच्छी लगती, इलाका अब उतना सुनसान नहीं रह गया। प्लॉटों पर 4 दीवारियां उठ गई थी। बिजली की एक लाइन भी उधर से निकल रही थी। सड़क पर एक पंचर जोड़ने वाले की दुकान भी खुल गई थी और उस रास्ते पर टेम्पो भी चलने लगे थे। फिर भी आखिर जरूरत क्या थी अभी से इसमें इतना पैसा घुसाने की। मास्टर साहब ने अपने एक विश्वस्त सहकर्मी से कहा कि मैं मकान बनवाकर फंस गया हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। या तो किराएदार दिलवा दो या साले को बिकवा ही दो। दोनों ने काफी मंत्रणा के बाद यह तय किया कि प्रांतीय समाचार पत्र में किराए पर देना है का विज्ञापन दे दिया जाए। मकान पर टूलेट की तख्ती भी टांग दी जाए और आसपास वालों से बात की जाए। सहकर्मी ने यह भी कहा कि वैसे तो उनका एक भूतपूर्व विद्यार्थी उसी शहर में आड़त की दुकान करता है। 1 मिनट में किराए पर ले लेगा और किराया भी मुंह मांगा देगा। पर यदि उसने मास्टर साहब के मकान में गुड़ या सिंग तेल भर दिया तो किराया गया भाड़ में, अच्छे खासे मकान का सत्यानाश हो जाएगा। आखिरकार विज्ञापन दे दिया गया और किराएदार मिल भी गया। हालांकि वह 6 महीने से ज्यादा नहीं ठहरा, पर किराएदारी का सिलसिला शुरू जो हुआ फिर रुका नहीं। एक बैंक वाले ने भी ले लिया। उसने सुझाव दिया कि नवीन का खाता उनके बैंक में खुलवा दिया जाए तो महीने के महीने किराया वहीं जमा हो जाएगा। मास्टर साहब को सुझाव पसंद आया। उन्होंने यही किया। जब मनुष्य रहने लगे तो मकान में कुछ तरमीम भी करनी पड़ी, कुछ और पैसा लगाना पड़ा। इस बीच बिजली भी आ गई तो उसका कनेक्शन भी ले लिया। बैंक वाले ने ही सारी दौड़ भाग की। उसका तबादला हुआ तो एक जान पहचान के लेक्चरर को दे दिया। अब तो मास्टर साहब की जानकारी के बगैर भी किराएदार बदलने लगे। ज्यादा से ज्यादा नवीन को बता दिया जाता। हाँ, किराया नियम से जमा हो रहा था, पर उसमें से भी काफी तो मकान के रखरखाव, मरम्मत आदि पर ही खर्च हो जाता और बाकी से ब्याज भरा जाता। मूल तो वही का वहीं बैठा था। इस बीच मास्टर साहब का तबादला और दूर हो गया और मकान की सारी जिम्मेदारी नवीन पर आ गई। 3 साल में डिप्लोमा पूरा हो गया और निकलते ही उसे वहीं फर्टिलाइजर कंपनी में जूनियर इंजीनियर की नौकरी भी मिल गई, उसी कंपनी में जो उसके अपने मकान के पास बन रही थी। कायदे से अब तो उसे अपने मकान में रहना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अब तक किराए का नियमित आना इतना अच्छा लगने लगा था कि नवीन को किराए पर अपना कमरा लेकर रहना ही बेहतर लगा। मकान के संचित किराए से उसने आने जाने के लिए एक मोपेड खरीद ली। अगला किराएदार लंबे समय तक जमा रहा। उसने मकान में काफी तोड़फोड़ भी करवा डाली। किराया बैंक में जमा होता था, इसलिए यह भी नहीं कह सकते थे कि वह किराया नहीं देता। वैसे भी भाड़ा चिट्ठी लिखवाई नहीं थी, भरोसे पर ही तो मकान दे दिया था। किराया बढ़ाने और मकान को ढंग से रखने को लेकर उसकी नवीन से तकरार चल रही थी और एक बार बात तो इतनी बढ़ गई, नवीन गया तो वह नशे में था, मारपीट हो गई। नवीन को भी चोटें लगी। आखिर जान पहचान के कुछ पुलिस वालों को खिला पिलाकर नवीन ने किसी तरह मकान खाली करवाया। इस घटना की सूचना मिलते ही मास्टर साहब वहां नवीन के पास पहुंच जाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन में ड्यूटी लग गई थी।
कलेक्टर से भी जाकर मिले, पर उसने छुट्टी देने से मना कर दिया। और संयोग कुछ ऐसा रहा कि 4 साल में एक बार भी अपने शहर नहीं जा पाए। इस घटना के 15-20 रोज बाद खुद नवीन ही आया। उसने बताया कि सरकारी काम से भी इधर उसका आना होता रहेगा। उसी साल फिर गर्मियों में फिर चुनाव हो गए, पहले लोकसभा और फिर विधानसभा। अगले साल साथ के कुछ नौजवान अध्यापक टिहरी गढ़वाल जा रहे थे। मास्टर साहब भी साथ हो लिए। हिमालय दर्शन की पुरानी इच्छा थी कि फिर कब ऐसा मौका मिलता। फिर अगले साल नवीन दक्षिण भारत चला गया। सच यह है कि वह जाने से बच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि नवीन अच्छी तरह संभाल रहा है, वहां जाकर हो सकता है कि गड़बड़ कर दे, आखिर तो उसे ही संभालना है। इसी बीच मास्टर साहब का प्रमोशन भी हो गया, हेडमास्टर बन गए थे और तबादला और भी दूर जिला गंगानगर में हो गया था, पर सूचनाएं मिलती रहती थी। नवीन हर इतवार नियम से फोन कर लिया करता था, लेकिन अंत में मास्टर साहब बेचैन होने लगे, नौकरी काटने लगे, अपने मकान के लिए छटपटाने लगे, इंतजार करने लगे कि कब कार्यकाल पूरा हो, सेवानिवृत्त होकर अपने घर में रहना आरंभ करें और अपना छूटा हुआ लिखना पढ़ना फिर से शुरू कर सकें। कुछ दिनों से उनकी इच्छा ऐसी पुस्तक लिखने की हो रही थी जो उनकी आत्मकथा जैसी भी हो और शिक्षा प्रणाली पर उनके विचार भी। अपने अनुभवों का निचोड़ वह इस पुस्तक में उड़ेल देना चाहते थे। नोट्स तैयार थे, पर पुस्तक आरंभ नहीं हो पा रही थी। अब रिटायरमेंट का 1 साल रह गया तो उन्होंने नवीन को लिखा कि वह नौकरी करते करते और दूर तथा अकेले रहते रहते बुरी तरह ऊब गए हैं। सोच रहा हूँ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लूं और सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ जाऊं। तुम्हारा घर भी तो अब बसना चाहिए। मैं तुम्हारे मामा जी पर सब छोड़ बैठा, पर यह तो कुछ करते दिखते नहीं। प्रत्याशा के विपरीत नवीन का उत्तर तुरंत आ गया। ऐसा निर्णय आप जल्दीबाजी में हरगिज मत लीजिए। एक तो आप अपनी मैक्सिमम स्केल में हैं, सो साल भर की तनख्वाह छोड़ने में कोई अक्लमंदी तो नहीं है। दूसरे, यहाँ कोई असाइनमेंट आपका वेट तो नहीं कर रहा, आगे कोई जॉब करेंगे। मेरे ख्याल से इसकी आपने कोई योजना भी नहीं बनाई है। यहाँ तो आप बोर हो जाएंगे, टाइम पास करना मुश्किल हो जाएगा। इससे तो वहीं किसी तरह टाइम पास कीजिए और समय पर ही रिटायरमेंट लीजिए। दूसरी बात यह है कि मकान अभी खाली नहीं है। हमारी ही फैक्ट्री के एक अधिकारी को किराए पर दे रखा है। 3000 रुपया महीना किराया आ रहा है। उसे मैं एकदम खाली करने को कैसे कह सकता हूँ? खाली भी करवाना हो तो उसके लिए दूसरा मकान मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। वह भी उसे पसंद आ जाए तब ना। इसमें समय लगेगा। वैसे भी 12 महीने में कि 36,000 होते हैं। मैं फिर लिखूंगा। पत्र ही नहीं आया, दूसरे दिन फोन भी आ गया। पूछा सिर्फ यह है कि मेरी चिट्ठी मिली कि नहीं। कहा हाँ भाई मिल गई, और बस लाइन कट गई या काट दी गई। मास्टर साहब ने नवीन को चिट्ठी दोबारा ध्यान से पढ़ी और पढ़कर सुन्न जैसे हो गए। अरे ये किसकी चिट्ठी है? क्या उनके अपने बेटे की है? नहीं लगता है जैसे किसी अजनबी की चिट्ठी है। सबसे पहले पत्र की जिस बात से उनका दिमाग खराब हुआ था वह थी उसकी भाषा। मैक्सिमम स्केल, जॉब, वेट, असाइनमेंट, टाइम पास, यह क्या भाषा है? क्या नवीन की भाषा इस बीच इतनी खराब हो गई है? कहीं से नहीं लगता कि यह वही नवीन है, मास्टर राम रतन वर्मा का लड़का, जो भाषा के पर्चों में सर्वोच्च अंक और भाषा के मामले में सर्वाधिक प्रशंसा पाया करता था। फिर धीरे धीरे खत के मजमून का सूक्ष्म अर्थ उन पर खुला। एक ही बेटा, नौकरी के कारण इतने वर्षों से जिससे अलग रहना पड़ रहा है, और जब उन्होंने यह लिखा कि वह आकर साथ रहना चाहते हैं तो आने को मना कर रहा है। और मना ही नहीं कर रहा है, घबराकर पुष्टि भी करना चाह रहा है कि कहीं उन्होंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति तो ले नहीं ली। अजीब तरह के ख्याल मन में आने लगे। क्या बात है? क्या नवीन नहीं चाहता कि आकर उसके साथ रहूं? क्या मेरे होने से उसकी आज़ादी में खलल पड़ेगा? कहीं नवीन शराब तो नहीं पीने लगा है? उसने कोई औरत तो नहीं रख रखी है उस मकान में? किस अधिकारी को दे रखा है मकान? क्या नाम है उसका? 36,000 का जिक्र क्यों किया उसने? 36,000 बाप की जान से ज्यादा है क्या? कहीं ना कहीं कोई भूल जरूर हुई है उनसे। कहीं ना कहीं उनकी प्राथमिकताएं जरूर गड़बड़ाई हैं। वह अगर मकान बनाकर फंस नहीं गए होते तो यह भी हो सकता है, हो सकता था कि, लेकिन क्या हो सकता था? क्या जीवन भर वह नवीन को अपने साथ रख सकते थे? क्या जिनका मकान नहीं होता उनके बेटे उनके साथ ही रहते हैं?
भाषा और भावनाएं सिर्फ नवीन की ही बदली हैं या उसकी पूरी पीढ़ी की? करते नहीं थे, पर इस बार उन्होंने नवीन को फोन किया। मैंने समय से पूर्व रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया है। कल विभाग को लिख रहा हूँ, 3 महीने में मुक्त हो जाऊंगा। तुम, वह जो भी अधिकारी है तुम्हारा, उससे मकान खाली करवा लो। मैं सत्र समाप्त होते ही आ जाऊंगा। आशंका के विपरीत नवीन ने कहा, ठीक है, जब आपने निर्णय कर ही लिया है तो बहुत अच्छा है। मकान की आप फिक्र ना करें, मैं खाली करवा दूंगा। आ जाइए, लिखिए पढ़िए, बहुत हो गई नौकरी, अब आप आराम कीजिए। यू डिजर्व इट। सुगध आश्चर्य। इस बार नवीन का अंग्रेजी बोलना भी उन्हें बुरा नहीं लगा, लेकिन खुटक थी मन में। सो कुछ रोज बाद फिर फोन किया। मकान खाली हो गया? अगले हफ्ते हो जाएगा, एक बार पुताई करवा लूंगा अंदर बाहर। ठीक है, आपके बेडरूम में कूलर लगवा रहा हूँ। कूलर? कूलर क्यों, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है, गर्मी में तो और भी रहेगी। अरे क्यों भाई, छत पर सोएंगे, मच्छर काटेंगे। मच्छर गर्मियों में? अब तो नीम के वे पेड़ भी बड़े बड़े हो गए होंगे जो हमने अहाते में लगाए थे। एक तो सूख गया। सूख गया? कोई बीमारी लग गई थी? और दूसरा, उसे कटवाना पड़ा, उधर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना था। क्या? फिर और पेड़ भी नहीं लगवाए। आप आएंगे तो खुद ही देख लीजिएगा। मास्टर साहब चक्कर में पड़ गए। नीम के पेड़ नहीं है, पहले तो कभी बताया नहीं इसने। नीम के पेड़ के बगैर कैसा मकान? और मच्छर? मच्छर क्यों? और कंस्ट्रक्शन का क्या मायना है? क्या बना दिया बाजू में? मन किया अभी ही उठकर चले, देखे तो सही क्या हुआ है। कुछ रोज बाद फिर नवीन का फोन आया। मकान खाली हो गया है, पुताई करवा दी है, मैं अपना सामान भी ले आया हूँ। ठीक है, आपके कमरे में एयर कंडीशन लगवा दिया है। एयर कंडीशनर? क्यों? अच्छा रहेगा, एक सस्ता मिल रहा था किस्तों में। क्या यार, तुम भी इन अप्राकृतिक आरामों से किसी किसी आवश्यकता है? नहीं, कूलर में फिर टेलीफोन की घंटी भी तो नहीं सुनाई देती है। इस बार नहीं पूछा मास्टर साहब ने कि टेलीफोन कब लिया और क्यों लिया, कुछ नहीं पूछा। हाँ हूँ करके बात खत्म कर दी। उन्हें लगा कुछ नहीं, अब सब खत्म है। जिस मकान में वह रहने जा रहे हैं वह उनका यानी मास्टर रामरतन वर्मा का ही है ना, या वह नवीन का है? और जिसके लिए वह इतने विहल हो रहे थे, माया सचमुच महाठगनी है। सिर पकड़कर बैठ गए और बहुत देर तक उदासी बैठे रहे। पता साथ में था, याद तो था ही, पर लगा ऑटो रिक्शा वाले ने उन्हें बाहर वाला समझकर बेवकूफ बना दिया। यह तो वह इलाका ही नहीं जहाँ उनका मकान है। कुछ दूर तक तो रास्ता पहचाना सा लगा था। जब तक शहर में थे, तब्दीलियों के बावजूद फिर एक चौराहे पर कुछ संभ्रम हुआ कि सीधे जाते हैं या बाएं मुड़ते हैं। ऑटो रिक्शा बाईं तरफ मुड़ गया। उस रास्ते में फैक्ट्रियां ही फैक्ट्रियां थी। इतने कारखाने, इतने बोर्ड, इतनी होर्डिंग, सड़क पर इतने वाहन, इतना शोर, इतना प्रदूषण, इतना विकास की आत्मा की सारी प्रफुल्लता ट्रक के पहिए के नीचे आ गए, किसी नाजुक फूल की तरह कुचल गई। मास्टर साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक चौराहे पर आकर ऑटो रिक्शा रुक गया। आपको कौन से सेक्टर में जाना है? सेक्टर? सेक्टर का क्या चक्कर है, मुझे तो गोकुल नगर जाना है। हाँ हाँ, गोकुल नगर में कौन सा सेक्टर? पहले तुम गोकुल नगर तो चलो, हम बता देंगे कि कहाँ जाना है। गोकुल नगर तो आ गया। मास्टर साहब को विश्वास नहीं हुआ। ऑटो से उतरकर इधर उधर देखा और जगह पहचानने की कोशिश करने लगे। चौराहे पर ऊंचे ऊंचे साइन बोर्ड लगे थे जिनमें शूटिंग शैटिंग, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक आदि के विज्ञापन, क्रिकेट के माध्यम से जन शिक्षण मुस्तैद थे। उसके नीचे एक तरफ साइकिल की, नाई की, चाय की दुकान और दूसरी तरफ सिगरेट पान की गुमटियां थी। मास्टर साहब सड़क पार करके पान की गुमटी के पास गए और एक पान वाले से अपने घर का रास्ता पूछने लगे। पान वाले के हिसाब से पता काफी अस्पष्ट और अधूरा था। फिर भी मदद करने की भावना से उसने पूछा, आपको किसके घर जाना है? नवीन वर्मा के घर। मास्टर साहब कुछ सोचकर बोले, नवीन वर्मा? टंडन साहब के मकान में? मतलब टंडन साहब रहते हैं जहां, वहीं? टंडन साहब का तो भाई पता नहीं। पान वाले ने पड़ोसी पान वाले से पूछा, ताज्जुब कि नवीन को कोई नहीं जानता, वो स्कूल के बाजू वाला होगा, सेंट मैरी के बाजू वाला। आपके क्या लगते हैं नवीन वर्मा? मास्टर साहब पान वाले का मुंह देखते रहे। हमारी जान पहचान के हैं। कुछ सोचकर मास्टर साहब बोले, कैसे कहते कि? पान वाले ने अंदाज से दाहिनी तरफ मुड़ जाने और अगले चौराहे पर फिर किसी से पूछ लेने की सलाह दी और रिक्शा फिर चला। चौराहे पर फिर पूछताछ, फिर मुड़ना, फिर पूछताछ। आधा घंटा घूम घूम कर फिर उसी चौराहे पर आ गए। मास्टर साहब परेशान। ऑटो वाले ने पूछा, पहली बार आए हो क्या बाबा? बाबा?
मास्टर साहब को झटका लगा। मरी सी आवाज में बोले, हाँ भाई। ऑटो वाला उतरकर दुकान के पीछे पेशाब करने चला गया। लौटा तो बोला, चलो अब की बाईं बाजू घूमकर ट्राई मारते हैं, आपका गुड लक हो जाए, होएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो वापस रेलवे स्टेशन छोड़ दूंगा। ऑटो चला। खोए हुए से मास्टर साहब सिर उचकाकर दाहिने बाएं देखने लगी कि कहीं तो अपने मकान जैसा कुछ दिखे। तभी एक जीप पीछे से तेजी से आई, ऑटो रिक्शा को ओवरटेक किया और चूं की आवाज के साथ ब्रेक मारकर ऑटो रिक्शा के आगे खड़ी हो गई। जीप से बाऊजी बाऊजी करता नवीन कूदा। मास्टर साहब उतरे। नवीन ने पांव छुए। मास्टर साहब ठीक से देख भी नहीं पाए कि नवीन को मोटा हो गया था। बहुत अच्छी नीली कमीज और सफेद पतलून पहने था। स्मार्ट, एकदम आदमी जैसा लग रहा था। गाल वाल भर गए थे। नवीन ने मास्टर साहब का सामान उठाकर जीप में रखा। ऑटो वालों के पैसे दिए, बगैर मास्टर साहब से पूछे कि कितने देने हैं। ऑटो वाले को थैंक यू कहा। मास्टर साहब को जीप की आगे की सीट पर बैठाया, खुद पीछे चढ़ा और 5 मिनट में मास्टर साहब अपने घर पहुंच गए। अपना घर। अब यह एक संकरी सी गली थी जिसकी दुकान और मकानों के बीच फंसा हुआ छोटा सा उनका मकान था। भेड़ियों के बीच डरकर दुबके एक छोटे से खरगोश सा, लगभग वैसा ही जैसा उन्होंने बनवाया था। किसी समय जो इलाके का एकमात्र और भव्य मकान हुआ करता था और जिसके लिए मास्टर राम रतन वर्मा ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी, अपनी भविष्य निधि, सब कुछ लगा दिया था, अब इस क्षेत्र का सबसे छोटा और पुराना मकान था, किसी क्षमा प्रार्थी बूढ़े जैसा। हर तरफ भव्यता। मास्टर साहब का दिमाग बौखला गया। लाउड स्पीकर पर चीखते गाने पहले ही दिमाग खराब किए थे, उस पर नवीन का ऐसा विचित्र जवाब, पैसे दे दिए बस, कोई और तुम्हारे लिए मन की शांति और आत्मा की शुद्धि ला देगा भला। और पूजा चढ़ाना क्या होता है भाई। रसोई में प्लेटफॉर्म बन गया था। गैस का चूल्हा था, लगभग व्यवस्थित, कुछ ज्यादा ही व्यवस्थित, जबकि इसका कमरा कबाड़ खाना हो रहा है। नहीं, यह इसका काम नहीं हो सकता। अरे खाना तुम खुद बनाते हो? नहीं, एक औरत को रख रखा है, वह बना जाती है, झाड़ू पोछा बर्तन भी वही करती है। मास्टर साहब को लगा किसी और के घर आ गए, थके थे, लेट गए। नवीन को दफ्तर जाना था, जीप बाहर ही खड़ी थी। चाय पिलाकर चला गया। लेटने का मन था पर सोचा इकट्ठे ही लेटेंगे। दाढ़ी बनाई, अनमने से नहा धोकर 2 रोटी खा ली और सो गए। अचानक आंख खुली, गर्मी लगी, देखा तो पसीने से नहाए हुए हैं। पंखा बंद था, शायद लाइट नहीं आ रही थी। हाँ, लाइट ही नहीं थी। हवा के लिए दरवाजा खोला तो ढेर सारी धूल अंदर आ गई। कुछ देर फर्श पर दरी बिछाकर लेटे रहे तो मक्खियां आ गई। सामने ही कहीं 2 औरतें चीख चीख कर लड़ रही थी। गाली गलौज और उनकी लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी। एक पल नहीं सो पाए। नवीन ने बताया कि पावर कट चल रहा है, दिन में 10 से 5 रोज बिजली चली जाती है। इस कमरे से उस कमरे में डोलते रहे। नवीन की किताबें देखी और ज्यादातर अंग्रेजी की, उसमें भी इंजीनियरिंग की, कुछ चिकने पन्नों वाली पत्रिकाएं। क्या करे, खाली बैठने की आदत नहीं थी। बड़ी मुश्किल से शाम हुई। नवीन लौटा तो घर घर जैसा लगा। गर्मियों की आमद थी। सूर्यास्त देर से हुआ। सूर्यास्त के साथ ही चारों तरफ बड़ी अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे पास ही कहीं कोई जानवर मर गया हो। बाहर जाकर देखा तो सब कुछ पीला पीला जैसा लगा। भीतर आकर नवीन से पूछा कि यह बदबू कैसी। शर्माते हुए नवीन ने बताया, हमारी फैक्ट्री से गैस रिलीज होती है रोज। आप आज ही आए ना, इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है, हमें तो पता ही नहीं चलता। कोई शिकायत नहीं करता? कौन करे, ज्यादातर फैक्ट्री के ही कर्मचारी हैं इधर। लेकिन यह तो अपराध जैसा है। अभी तो कुछ नहीं, बरसात में देखना आप, सरकार कुछ नहीं करती। इंडस्ट्री लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मास्टर साहब चुप हो गए। आधे घंटे बाद बाहर निकले तो अपने अहाते में ढेर सारी मोटरसाइकिल और स्कूटर खड़े देखे। 2 आदमी अभी अभी अपनी गाड़ियां रखकर बगैर कुछ पूछे कहे बाहर जा रहे थे। नवीन से उन्होंने पूछा, ये लोग कौन है और यहाँ गाड़ियां क्यों खड़ी कर जाते हैं हमारे घर में? अरे उनके मकानों में गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है। तो तुम्हारी जान पहचान के हैं? हर आदमी गाड़ी खड़ी करने के 30 रुपये महीना देता है। तो तुमने अपने अहाते में किराए का साइकिल स्टैंड बना दिया? अरे यह तो टेम्परेरी मामला है, अपना कंस्ट्रक्शन एक बार शुरू हुआ तो यह अपने आप बंद हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन? मास्टर साहब बुदबुदाते हुए बोले। रात को मास्टर साहब की जिद पर छत पर बिस्तर लगाए गए। मच्छर थे पर कमरे की घुटन से तो फिर भी बेहतर था। कल ओडोमॉस ले आएंगे या कड़वा तेल, कहीं तो मिलता होगा। अभी आंख लगी ही थी कि कहीं से चीखने चिल्लाने मारपीट गाली गलौज की आवाज़ से आंख खुल गई। सुनते रहे। सोचा नवीन से पूछे,
लेकिन वह तो खर्राटे भर रहा था। सुबह नवीन ने बताया कि बद्री पहलवान होगा, कभी कभी ज्यादा पीकर आ जाता है और जो सामने मिला उसी को ठोक डालता है। कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं करता? एक दो बार की थी। करता क्या है, ड्राइवर है हमारे यहाँ। उसने कैसे मकान बनवा लिया यहाँ? नवीन को मास्टर साहब का सवाल अजीब सा लगा। ड्राइवर है तो यहाँ मकान नहीं बनवा सकता? 16 टन के डंपर और पे लोडर खिलौनों की तरह चलाता है। ओवर टाइम मिलाकर मुझसे ज्यादा तनख्वाह पाता है। आड़े वक्त पर सबके काम आता है। वह यहाँ मकान क्यों नहीं बनवा सकता? उसने कहा कुछ नहीं। फैक्ट्री के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। नवीन के जाने के बाद मास्टर साहब ने पूरे मकान का ध्यान से मुआयना करना शुरू किया। कभी सोचा था मकान बनवाया तो सबसे पहले आंगन में एक तरफ मरुआ और दूसरी तरफ तुलसी का पौधा लगाएंगे और प्रवेश द्वार पर जूही का गाछ। कैसा लिखा है, निरालन है। सोती थी सुहाग भरी सब्जियां घर में ही उगाया करेंगे। घर की ताजा सब्जी की तो बात ही कुछ और है। बेडरूम की खिड़की के नीचे रात रानी या नागपंचा ठीक रहेगी और छाया के लिए आंगन में कहीं एक गुलमोहर का पेड़ जरूर लगवाएंगे। दुष्यंत ने कितनी शिद्दत से कहा है, मरे तो अपने बागीचे में गुलमोहर के तले। अहाते की जमीन बंजर, कड़ियल और तेल पी हुई सी काली। जगह जगह वाहनों से टपका तेल, सारा खुदवा कर नई मिट्टी डलवानी पड़ेगी। गेती फावड़ा खरीद कर लाना पड़ेगा। हैंडपंप टूटा पड़ा था, उस पर धूल जमी थी। पीछे की तरफ जंगली बबूल और आंकड़े के पौधे भरे थे। बगल के प्लॉट में 2 मंजिला मकान बन गया था, जिसके पिछवाड़े की भद्दी दीवार और नाली अपने मकान से सट गई थी। पानी नल में कितना आता है देखना पड़ेगा। ऊपर टंकी भी बनवानी पड़ेगी, लेकिन कुछ भी करने से पहले क्या नवीन से पूछना नहीं पड़ेगा? तभी अखबार आ गए, एक अंग्रेजी का एक हिंदी का। घंटे भर में उन्हें पढ़ लिया। अब क्या करे, बिजली फिर चली गई। 15 दिन होते ना होते मास्टर साहब का जी उचाट हो गया। 15 दिनों में उन्होंने गोकुल नगर ही नहीं, आसपास का पूरा इलाका अच्छी तरह घूमकर देख लिया। कहने को तो वहां सब था, स्कूल, सड़कें, गैस एजेंसी, शॉपिंग सेंटर, अस्पताल, यातायात के साधन, मंदिर, कम्युनिटी सेंटर, यहाँ तक कि पास ही एक शानदार स्टेडियम भी बना हुआ था। पर सबके बावजूद मन को प्रफुल्ल करने वाली कोई बात नहीं थी। शुद्ध हवा, साफ पानी तक नहीं। फैक्ट्री से छोड़ी जाने वाली गैस को बर्दाश्त करना मुश्किल था। उससे सिर चढ़ जाता और बदन पर खुजली होने लगती। पेड़ पौधे बर्बाद हो जाते। सुबह आंख चिड़ियों की चहचहाहट के साथ नहीं, कौवों की कांव कांव के साथ खुलती। सड़कों पर फुटपाथ नहीं थे। कॉलोनी में कोई टहलता नजर नहीं आता था। कुछ नौजवान ट्रैक सूट पहनकर स्कूटर पर बैठकर स्टेडियम जरूर जाते थे जॉगिंग करने। लड़कियां टेनिस खेलने या तैरने कार में बैठकर। कॉलोनी की संकरी गलियों में लड़के इतना तेज स्कूटर चलाते थे कि पैदल चलने वालों को बाजू की दीवार से छिपकली की तरह सट जाना पड़े। घर पर नवीन सुबह सुबह तेज आवाज में संगीत बजाता, सो भी अंग्रेजी। जो मरा ना समझ ना आवे तो मधुर ना लगे। और मास्टर साहब को लगता नवीन बातचीत से बचने के लिए ही संगीत बजाता है। अखबार आता तो इकोनॉमिक टाइम्स, जिसमें मास्टर साहब के लिए सब कुछ अबूझ और नीरस होता। खाना बनाने जो औरत आती, हालांकि काम तो बहुत फुर्ती और सफाई के साथ करती, पर पता चला मुसलमान है। मास्टर साहब अपने घर में ऐसा कभी नहीं होने देते, क्योंकि कुछ भी कहो, लेकिन यह ऐसा मामला है जिसके बारे में वह नवीन से भी कुछ नहीं कह सकते थे। एक दिन दबे लफ्जों में उन्होंने कहा जरूर था कि खाना इससे क्यों बनवाते हो, अपन ही बना लिया करेंगे। तो नवीन कुछ ऐसे आंखें तरेर कर बोला था, क्यों, कि फिर मास्टर साहब से कुछ कहते ना बना। आसपास के कुछ रिटायर्ड लोग भी उनसे मिलने आए, लेकिन वे मास्टर रामरतन वर्मा से मिलने नहीं आए। वे इंजीनियर नवीन वर्मा के फादर से मिलने आए। पहले हफ्ते में उन्होंने विस्तार से और धीरे धीरे अपना परिचय दिया और अपने अपने दफ्तरों के उनके हिसाब से दिलचस्प किस्से सुनाए। और दूसरे हफ्ते तक वे अपने बेटे बहू की बुराई पर उतर आए। अपने क्षेत्र, शहर और प्रदेश और यहाँ तक कि आपस में एक दूसरे के प्रति भी उनकी राय अच्छी नहीं थी। लेकिन उनकी राय किसके बारे में अच्छी थी? मास्टर साहब को अपनी नौकरी के अभी अभी छूटे दिन याद आने लगे। अपने सहकर्मी, अपने विद्यार्थी, अपना कार्यालय, अपने चपरासी, बच्चों के ताजा गुलाब जैसे चेहरे और मासूम बातें। अपने विद्यालय में मास्टर साहब लगभग सर्वे सर्वा थे। जिंदगी जैसे पूरी तरह उनके नियंत्रण में थी। घोड़े पर सवार थे तो हाथ में लगाम थी और पांव रकाब में। वह नौकरी छोड़ने के अपने निर्णय पर, जल्दबाजी पर, भावुकता पर पछताने लगे। नवीन सच कहता था, हड़बड़ी मत कीजिए। नवीन जो भी कहता है सच कहता है, पर वह कहता ही कहाँ है। बातचीत भी आजकल बाप बेटे में बहुत कम होती है।
बहुत अलग अलग हैं उनकी जिंदगियां, बहुत जरा सा एक सापन है उनमें। दोनों के बीच विचारों की आवाजाही के पुल की चंद खपच्चियां ही बची रह गई हैं। कभी एक चरमराती है, कभी दूसरी चटकती है। एक दिन मास्टर साहब ने उसकी शादी की बात निकाली। मामा जी के यहाँ हो आता हूँ तो साफ कह दिया कि अभी 4-5 साल शादी करने का मेरा कोई मूड नहीं। एक दिन कहा कि सोच रहा हूँ कुछ काम शुरू करूँ, तो बोला आप लिखिए पढ़िए और एक आराम कीजिए, काम तो बहुत कर लिया, कुछ करने भी नहीं देता। एक दिन कुछ पुरानी कहानियां नए रजिस्टर में उतार रहे थे तो बोला इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, मैं फोटो कॉपी कर देता हूँ या सीधा कंप्यूटर में ही फीड कर देते हैं, मेहनत मत करो। परिश्रम से इतनी नफरत क्यों हो गई है लोगों को आजकल? परिश्रम फालतू क्यों लगता है? उस पल मास्टर साहब को अपना अंतिम मकान मालिक याद आया, जिसे मास्टर साहब का रजिस्टर में कहानी उतारना फालतू का काम लगता था। मास्टर साहब को लगा नवीन और उस मकान मालिक में कोई खास फर्क नहीं। मास्टर साहब को उषा प्रियमवदा की कहानी वापसी और कहानी के नायक जगाधर बाबू की दशा याद आने लगी। उन्होंने अपने आप से पूछा क्या नवीन को भी वह लग रहा होगा कि हम दूर दूर ही ठीक थे? मास्टर साहब के जीवन पर उदासी और निष्क्रियता और मायूसी और पश्चाताप की चादर धीरे धीरे फैलने लगी और उनका जीवन एक मटमैली और धूसर जीवन संध्या का रूप लेने लगा। नवीन अक्सर पूछता आपको कोई असुविधा तो नहीं? जब भी कहीं जाता तो पूछता कुछ लाना है, आपको कुछ चाहिए? और मास्टर साहब बुरी तरह झुंझला जाते। हमेशा सुख सुविधा के बारे में क्यों पूछते हैं? कभी यह क्यों नहीं पूछते कि आप खुश क्यों नहीं हैं? दुकानें, कितना पैसा है लोगों के पास, पर फिर भी उन्हें और चाहिए और चाहिए। मकान का छोटा सा अहाता बंजर पड़ा था। सामने नाली खुद गई थी जिसमें दुनिया भर का कूड़ा कचरा काली कीचड़ भरी थी। एक पत्थर पर पांव रखकर उसे पार करके घर में घुसना पड़ता था। दाहिनी तरफ एक टीन शेड लग गया था जिसमें कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें खड़ी थी। बाईं तरफ सेप्टिक टैंक बनाया गया। उसके साथ ही सटकर एक पक्की दुकान जैसी निकाल दी गई जिस पर एसटीडी लिखा हुआ था और जिसके कुछ तार हवा में झूलते हुए अपने मकान की छत तक आ रहे थे। मकान के ठीक सामने एक पिंजारे की दुकान थी जिसके आगे रजाई गद्दों का ढेर लगा था। नीचे नंगे पुतंगे बच्चे खेल रहे थे, मुर्गे मुर्गियां भाग दौड़ कर रही थी। उससे सटी एक इलेक्ट्रॉनिक डेकोरेशन की दुकान थी जिस पर लाउड स्पीकर के भोंगे टंगे हुए थे और जहां ऊंची आवाज में कोई चालू फिल्मी गाना बज रहा था। हवा में धूप का चिल्का, गटर की बदबू तैर रही थी और पास में ही कहीं सुअर चिचिया रहे थे, पर घर के भीतर ठंडक थी। उनके कमरे में एक शानदार डबल बेड पड़ा था जिस पर फोम के गद्दे बिछे थे। एक तरफ लिखने की मेज और कुर्सी थी, टेबल लैंप रखा था, खिड़कियां बंद थीं और उन पर भारी पर्दे पड़े थे। टेबल पर टाइपराइटर जैसा कुछ रखा था। यह क्या है? मास्टर साहब ने पूछा। पीसी है। पीसी? कंप्यूटर? किसका है? आपका ही है, ऑफिस में डिस्पोजल हो रहा था तब मैंने खरीद लिया। मास्टर साहब को समझ में नहीं आया कि अभी कुछ ही वर्ष तो हुए हैं इनका कारखाना खुले, अभी से ये चीजें कबाड़ कैसे जाने लगी? नवीन शायद उनका प्रश्न समझ गया, बोला इसमें ऑब्सिलेंस बहुत फास्ट है, हायर कॉन्फ़िगरेशन के आ गए तो कंपनी ने सोचा कि पुराने। अच्छा, तुम पूजा कहाँ करते हो? अब तक मास्टर साहब नवीन के कमरे में पहुंच गए थे जहां बीच में एक तख्त पड़ा था और चारों तरफ कपड़े, कागज, किताबें, जूते, मोजे, कबाड़ खाना। पूजा? पूजा वूजा का टाइम मुझे कहाँ मिलता है? कुछ चिड़ी सी आवाज में नवीन बोला। फिर भी घर में भगवान की एक आध फोटो तो रखनी चाहिए। नवीन चाय बनाने रसोई में चला गया, फिर वहीं से बोला हाँ, 20 सेक्टर में मंदिर है, उसका पुजारी आ जाता है, उसे 51 रुपये देता हूँ, वह मेरी तरफ से पूजा चढ़ा देता है। लेकिन अगर किसी दिन पूछ ही बैठा यह तो क्या कहेंगे? क्या कह पाएंगे कि क्यों बनवाया उन्होंने मकान, किसके लिए, क्यों सपने देखे एक आरामदेह, शांतिपूर्ण और सुरुचिपूर्ण घर मोहल्ले समाज के? क्यों नहीं सोच पाए कि जब तक इस घर में रहने आ पाएंगे जिंदगी इस लायक बचेगी ही नहीं, या वह स्वयं ही जिंदगी के लायक नहीं बचेंगे? कैसा बनाना चाहते थे वह नवीन को? क्या अपने जैसा? तो फिर वह जैसा बना है उन्हें ठीक क्यों नहीं लग रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ भयंकर जरूर गलत हुआ है और शायद उनसे ही हुआ है। जिंदगी के इम्तिहान में अंततः वह 33% अंक भी नहीं जुटा पाए हैं। कोई 3 महीने बाद एक दिन शाम को खाना खाते समय नवीन ने कहा, बाबूजी, यहाँ से कोई 10 किलोमीटर आगे माखोपुरा की तरफ प्लॉट कट रहे हैं, 8 रुपये स्क्वायर फुट में। अभी वहाँ कुछ नहीं है, अप्रोच रोड भी कच्ची है, पर वहाँ पर एक शानदार मकान बना हुआ है जो 4 साल पुराना और बिक रहा है। एक डॉक्टर ने बनवाया था जो मिडिल ईस्ट जा रहा है।
ये वही डॉक्टर था जिनके मार्फत नवीन खुद 4 साल के लिए मिडिल ईस्ट जाने की योजना बना रहा था, पर जिसके बारे में अंत तक उसने मास्टर साहब को कुछ नहीं बताया। और कहा, अपने जैसा ही मकान है, आरसीसी का कंस्ट्रक्शन है, चारों तरफ बगीचा लगा हुआ है, कुआं है, आम के पेड़ हैं, एक नीम का भी, खूब बड़ा लॉन है जिसमें ऑस्ट्रेलियाई धूप लगी हुई है। मकान के 3 तरफ बरामदा है जिसमें लकड़ी की जाफरी और कमेलू की छत है। आपको बहुत पसंद आएगा। 12 लाख मांग रहा है, पर 10 तक सौदा पड़ जाएगा। सोच रहा था कि आप कहें तो चलकर देख लें, बट पैसे 4-5 तक तो यहीं निकल जाएगा। कुछ बैंक में है, कुछ फैक्ट्री से लोन मिल जाएगा, और कुछ तो आपको भी मिल ही रहे होंगे। मास्टर साहब कुछ नहीं बोले, चुपचाप खाना खाते रहे, जैसे ज्यादा ही चबा चबा कर। नवीन भी चुप रहा। खाने के बाद कुल्ला करते समय अचानक मास्टर साहब बोले, अरे चाहे कहीं भी चले जाए, मैं तो यहीं रहूंगा और तुम भी यहीं रहोगे। नवीन कुछ समझा नहीं। वह अपने कमरे में चला गया और कुछ पढ़ने लगा। मास्टर साहब हाथ पीछे बांधे हॉल में टहलते रहे। अचानक नवीन के कमरे के दरवाजे पर आकर बोले, एक बात और है। क्या बाबूजी? नवीन ने पूछा। तुम कैसे कह सकते हो कि आनंदी वहां भी नहीं पहुंच जाएगी? नवीन मास्टर साहब का मुंह देखता रह गया। उससे कोई जवाब देते नहीं बनता भी कैसे। उसने मशहूर उर्दू कथाकार गुलाम अब्बास की अमर कहानी आनंदी पढ़ी ही कहाँ थी। 6 महीने बाद इसी नए घर में मास्टर साहब को बसाकर इसी डॉक्टर के साथ नवीन दुबई चला गया, और मास्टर राम रतन वर्मा गुलाम अब्बास को कोसते रह गए।